नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इकोनॉमी की सीरीज़ में। और हम एक्सटर्नल सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात वैदेशिक क्षेत्र। आज हमारा टॉपिक है डिपॉजिटरी रिसीट्स, जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, लग्जमबर्ग डिपॉजिटरी रिसीट्स, यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। There are many kinds of depository receipts. So first of all, we will have to understand what is depository receipt. हमको समझना पड़ेगा कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आप पहले ध्यान से समझने का प्रयास करें, उसके बाद चुटकियों में मामला निपट जाएगा। कोई भी कंपनी, हम इंडिया की कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई इंडिया की कंपनी है और इंडिया की कंपनी का नाम है टाटा। इस टाटा को फंड रेजिंग करनी है, यानी पैसा उठाना है मार्केट से। तो इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये इंडिया की मार्केट से पैसा उठा सकती है, दूसरा रास्ता है ओवरसीज़ मार्केट या फॉरेन मार्केट। ओवरसीज़ या फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, या फिर ये फॉरेन मार्केट से पैसा उठा सकती है, राइट। मान लीजिए टाटा इंडिया की मार्केट से पैसा उठाना नहीं चाहती है। टाटा सोच रही है कि हमको ओवरसीज़ मार्केट से, यानी विदेशी मार्केट से पैसा उठाना है, राइट। अब इसके पास फिर से ओवरसीज से पैसा उठाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस वीडियोज़, सो यू कैन गो फॉर आवर प्लेलिस्ट एक्सटर्नल सेक्टर एंड वॉच देम। अर्थात एफडीआई से पैसा उठा सकती है टाटा, ओवरसीज मार्केट से एफपीआई से उठा सकती है। लेकिन एफडीआई और एफपीआई वाले जो निवेशक होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो सीधे इंडिया की मार्केट को एक्सेस करते हैं। यानी यदि कोई विदेशी निवेशक हमारी टाटा कंपनी में निवेश करना चाहता है और वो एफडीआई या एफपीआई के रूप में आता है, तो उसे जनरली इंडिया की मार्केट को एक्सेस करना होता है। इंडिया की मार्केट के या तो प्राइमरी मार्केट से खरीदेगा शेयर वगैरह, डिबेंचर, बॉन्ड। हम डिस्कस कर चुके हैं शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड क्या हैं, आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। यानी या तो कोई विदेशी निवेशक शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर इंडिया की मार्केट से खरीदेगा। लेकिन यदि कोई विदेशी निवेशक इंडिया की मार्केट के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इंडिया की मार्केट से खरीदेगा तो उसे सेबी के पास रजिस्टर्ड होना होता है, लेकिन वो सेबी में रजिस्टर्ड होना नहीं चाहता, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम यूएसए का इन्वेस्टर ले रहे हैं। एक यूएसए का इन्वेस्टर है जो टाटा में निवेश करना चाहता है, लेकिन वो इंडिया की मार्केट में नहीं आना चाहता, ना ही प्राइमरी मार्केट के थ्रू, ना ही सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। और टाटा भी चाहती है कि मैं यूएसए के इन्वेस्टर से पैसा ले लूँ, यानी विदेश से पैसा ले लूँ। विदेश के रूप में यहाँ हम अमेरिका ले रहे हैं। तो टाटा क्या करेगी, टाटा अपने शेयर जारी करेगी, और शेयर जारी करके इंडिया की एक बैंक से कहेगी कि आप हमारे शेयर खरीद लो। इंडिया की ये बैंक शेयर खरीद लेती है, तो इसे कहते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन। नोट करते चलें आप, ये फिगर बनाते रहें। यानी टाटा ने शेयर जारी किए और इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रख दिए। कस्टोडियन का मतलब एक्चुअल में इसने खरीदे नहीं हैं। इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के रूप में ये कोई बैंक हो सकती है या कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है। टाटा के शेयर इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास आ गए। अब क्या होगा, ये डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या करेगा,
अमेरिका की एक ऐसी ही बैंक या बड़ी कंपनी को सूचित करेगा, क्या सूचित करेगा, कि मेरे पास टाटा कंपनी के शेयर हैं और आप इन शेयर्स के बदले यूएसए के इस इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं। ये जो पैसा लेगा यूएसए के इन्वेस्टर से, अगर हम यूएसए से पैसा ले रहे हैं तो ये कोई यूएसए की ही कंपनी होगी या बैंक होगी, यानी ये यूएसए की या तो कंपनी होगी या बैंक होगी। इसको कहते हैं हम लोग ओवरसीज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब जमा करने वाली, जहाँ जमा किया जाता है उसे डिपॉजिटरी बोलते हैं। जैसे बैंक है, बैंक भी एक तरीके से डिपॉजिटरी है। इसको क्या बोलते हैं, जो अमेरिका में है उसको क्या कहेंगे हम लोग, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक या फिर कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने अभी तक हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स देखे, कितने लोग इसमें उलझे हुए हैं। एक तो स्वयं टाटा कंपनी, एक अमेरिका के निवेशक, एक डोमेस्टिक कस्टोडियन जिसने टाटा के शेयर अपने पास रख रखे हैं, ये इंडिया में ही होगी ये कंपनी, डोमेस्टिक कस्टोडियन है। कस्टोडियन का मतलब संरक्षण में किसी चीज़ को रखना। और एक है ओडीबी जो अमेरिका की होगी, या जिस भी देश से हम पैसा लेंगे ये उस देश की होगी, ओडीबी कहलाती है। यानी हमारे पास 4 फिगर आगे निकल के, कौन कौन सा, एक तो टाटा कंपनी, एक यूएसए का इन्वेस्टर, एक हमारे पास डोमेस्टिक कस्टोडियन हो गया, और एक ओडीबी हो गया, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये यूएसए का इन्वेस्टर सीधे इंडिया की मार्केट में नहीं जाना चाहता है, इसलिए ये ओडीबी कांटेक्ट करेगी यूएसए के इस इन्वेस्टर से। ये ओडीबी कहाँ होगी, यूएसए में ही होगी। इसे कांटेक्ट करेगी और कहेगी कि यदि आप टाटा के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो ये यूएसए का इन्वेस्टर इस ओडीबी से कांटेक्ट करेगा। ओडीबी से कांटेक्ट कर लिया, इसने क्या किया, इस निवेशक से ओडीबी ने डॉलर ले लिए, और जितने डॉलर लिए उस हिसाब से इसको, यानी इस यूएसए के इन्वेस्टर को एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है कि हाँ तुमने शेयर के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया है, और उसको रसीद पकड़ा दी जाती है। इसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट। एक्चुअल में रिसीप्ट नहीं होती है, स्पेलिंग ज़रूर ऐसी है, पी आता है बीच में, लेकिन इसको रिसीप्ट नहीं बोलते बल्कि रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसीट बोलते हैं। ठीक है, यानी फिर से हम लोग समझते हैं कि टाटा डोमेस्टिक कस्टोडियन आ गया, यूएसए का इन्वेस्टर आ गया, और यूएसए में ही एक ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। इस यूएसए के इन्वेस्टर ने इससे कांटेक्ट किया, इससे ओडीबी से एक रसीद खरीदी, और इस रसीद का नाम था डिपॉजिटरी रसीट। डिपॉजिटरी रसीट थी। अब क्या हुआ, इसने ये डिपॉजिटरी रिसीट जारी की है, ओडीबी ने ये इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रखे शेयरों की आड़ में जारी की है। यानी एक्चुअल में इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जो शेयर रखे हैं वो शेयर ओडीबी के हो चुके हैं, और ओडीबी के माध्यम से उस शेयर पर अधिकार इस यूएसए के इन्वेस्टर का हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये यूएसए का इन्वेस्टर अपने ही देश की एक बैंक से डिपॉजिटरी रसीद खरीद लिया, और इस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने वो डिपॉजिटरी रसीद इस दम पर जारी की क्योंकि उसने इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जो इंडिया में है उसके पास शेयर रखे हैं, उन शेयरों के दम पर जारी की है। यानी यदि इस शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू यहाँ 10 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपये के शेयर के बराबर ये 10 रुपये की एक डिपॉजिटरी रिसीट जारी करेगा। लेकिन 10 रुपये में नहीं करेगा, वो डिपॉजिटरी रिसीट जिस भी देश में जारी की जाती है वह उसी देश की मुद्रा में होती है। यानी यदि अमेरिका में जारी की जा रही है तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो यूएसए का इन्वेस्टर है वो इसे डॉलर में ख़रीदेगा, और बाई चांस टाटा के शेयरों पर प्रॉफिट होता है तो ये शेयरों का प्रॉफिट कस्टोडियन के पास जाएगा, कस्टोडियन से ओडीबी के पास जाएगा, फिर ये प्रॉफिट ओडीबी के थ्रू यूएसए के इन्वेस्टर को डॉलर में ही दिया जाएगा। यानी आप यूएसए का इन्वेस्टर डॉलर में ही निवेश करेगा, और डॉलर में ही उस निवेश पर अगर प्रॉफिट मिलता है तो डॉलर में ही प्रॉफिट प्राप्त करेगा। ठीक, तो अब ये डिपॉजिटरी रिसीट क्या हुई,
जारी हो गई। इसके थ्रू क्या हुआ कि यूएसए के व्यक्ति ने, निवेशक ने ओडीबी से डिपॉजिट रिसीट खरीदी, डॉलर ओडीबी के पास आ गया। फिर से समझ लेते हैं इसको दूसरे फिगर से। टाटा यूएसए ओडीबी, ये कौन है? यूएसए का इन्वेस्टर, और इधर डोमेस्टिक कस्टोडियन, यानी यूएसए के इन्वेस्टर से पैसा ओडीबी के पास आया क्योंकि इसने क्या, डिपॉजिट रिसीट जारी कर दी है। अब इससे पैसा इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास आ जाएगा और डोमेस्टिक कस्टोडियन के थ्रू पैसा, यानी जो डॉलर में आया है, वो टाटा के पास चला जाएगा। इस प्रकार यूएसए से टाटा ने पैसा भी फंड रेज कर लिया और यूएसए के इन्वेस्टर को इंडिया में आना भी नहीं पड़ा। तो ऐसे तो जारी की जाती है डिपॉजिटरी रिसीट। यदि यह अमेरिका में जारी की जा रही है तो ये एडीआर कहलाती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जहाँ भी जिस भी देश में जारी की जाती है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। और उस देश की कंपनी, यानी अगर एडीआर जारी किया जा रहा है तो एडीआर के जरिए अमेरिका की कंपनी पैसा नहीं उठाएगी, बल्कि विदेश की कोई और कंपनी पैसा उठाएगी अमेरिका की मार्केट से। जैसे अगर हम आईडीआर की बात करें तो आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिट रिसीट की बात करें तो आईडीआर के थ्रू इंडिया की कंपनी पैसा नहीं उठाएगी, बल्कि कोई विदेशी कंपनी इंडिया से पैसा उठाएगी आईडीआर के थ्रू। ठीक वैसे ही एडीआर के थ्रू कोई विदेशी कंपनी जो अमेरिका की नहीं है वो पैसा उठाएगी, ना कि कोई अमेरिका की कंपनी पैसा उठाएगी। अमेरिका की कंपनी पैसा नहीं उठाती इसके माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये ओवरसीज़ फंड रेजिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं। ओवरसीज़ यानी विदेशों से धन उगाहने के या पूंजी उगाहने के उपकरण हैं। क्या? डिपॉजिट रिसीट। अब ये डिपॉजिट रिसीट क्या होता है? जैसे टाटा के थ्रू से शेयर टाटा ने कहाँ रखिए? डोमेस्टिक कस्टोडियन में रखे थे। डोमेस्टिक कस्टोडियन के माध्यम से ओडीबी ने शेयर खरीदे, फिर इन शेयरों के बदले इस ओडीबी ने डिपॉजिट रिसीट जारी की अमेरिका के निवेशक को, और इस यूएसए के निवेशक ने डिपॉजिट रिसीट खरीद ली और पैसा इसको दे दिया डॉलर में। फिर ये पैसा इसके पास आ गया और फिर इससे पैसा ये टाटा के पास आ गया। अब क्या है, ये जो ओडीबी है ये एक्चुअल में इतनी बड़ी कंपनी होती है कि ये यूएसए के किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नाइसे, या फिर न्यूयॉर्क में एक और स्टॉक एक्सचेंज है जैसे नेस्डैक। न्यूयॉर्क में एक और स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है नेस्डैक। तो इस किसी न किसी यूएसए के वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी शेयर मार्केट में वो ज़रूर लिस्टेड होगी। कौन? ओडीबी, जिसने डिपॉजिट रिसीट जारी की है। तो इसका मतलब क्या है, फिर से समझें। टाटा डोमेस्टिक कस्टोडियन ओडीबी, ओडीबी ने डिपॉजिट रिसीट जारी की, तो एक्चुअल में ये जारी कहाँ कर रहा है? ये जारी करेगा उस स्टॉक एक्सचेंज में, और उस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ये यूएसए का इन्वेस्टर खरीद लेगा। यानी अब हमने बीच में कौन ले आया है? हम क्या ले आए हैं? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी ले आए हैं बीच में। अब क्या होगा, ये डिपॉजिट रिसीट जो जारी की है, अब मान लीजिए इस यूएसए का ये इन्वेस्टर चाहता है कि मैं अपनी डिपॉजिट रिसीट को बेच दूं, तो ये इस स्टॉक मार्केट में, अमेरिका की ही स्टॉक मार्केट में बेच सकता है, उसी मार्केट में जिसमें ये ओडीबी लिस्टेड है, क्योंकि बड़ी कंपनी ही लिस्टेड की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से बात करते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट जनरली फंड रेजिंग के उपकरण हैं, जिनके माध्यम से विदेशों से फंड उगाया जाता है। कोई विदेशी कंपनी फंड उगाती है, ठीक है। जैसे यदि एडीआर जारी किया जा रहा है तो अमेरिका की कंपनी फ़ंड नहीं उगाएगी, बल्कि कोई भारत की, बांग्लादेश की, चाइना की, श्रीलंका की कंपनी फ़ंड अमेरिका से उगाएगी। और ये डिपॉजिटरी रिसीट नेगोशिएबल होते हैं, यानी ये बेचे जा सकते हैं, क्योंकि जिस ओडीबी ने जिस स्टॉक मार्केट में इनको जारी किया है, उस स्टॉक मार्केट में ये डिपॉजिटरी रिसीट बेचे भी जा सकते हैं। यानी यदि पहले ए नाम के यूएसए के इन्वेस्टर ने ख़रीदा था इसे, तो इसे ए से स्टॉक मार्केट में ही ये बी खरीद सकता है। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे टाटा डोमेस्टिक कस्टोडियन ओडीबी और फिर ये एक इन्वेस्टर,
ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझें कि इस इन्वेस्टर ने इंडिया की मार्केट को एक्सेस भी नहीं किया और इंडिया की कंपनी के शेयर इनडायरेक्टली अपने पास ले लिए, इनडायरेक्टली लिए हैं, क्योंकि ये इंडिया की मार्केट में जाना नहीं चाहता। और इन डिपॉजिटरी रिसीट जो इसको जारी की थी, ये डिपॉजिटरी रिसीट नेगोशिएबल है। ये इस अपनी ही स्टॉक मार्केट में, यानी अपनी लोकल स्टॉक मार्केट में जहाँ ये ODB लिस्टेड है उसमें बेच सकता है और कोई भी निवेशक इसे खरीद भी सकता है। तो अब इस टाटा के शेयर पर जो कस्टोडियन के पास रखे थे प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट ODB को जाएगा और ODB के थ्रू इस डिपॉजिट रिसीट के माध्यम से उस इन्वेस्टर तक पहुंच जाएगा जिसके पास ये है, राइट। इसका मतलब है कि डिपॉजिटरी रिसीट लोकल मार्केट में ही, लोकल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ही बेची जाती हैं, यानी जिस देश का है उसी देश में, उसी देश के स्टॉक मार्केट में बेची जाती हैं। यदि ADR जारी किया जा रहा है तो वो अमेरिका की ही स्टॉक मार्केट में बेचा जाएगा डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक। और इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से कोई भी विदेशी निवेशक बिना डायरेक्ट एक्सेस के किसी विदेशी कंपनी में इनडायरेक्टली शेयर धारण कर लेता है। चूँकि टाटा ने इक्विटी शेयर जारी किए थे, यानी शेयर जारी किए थे, या इक्विटी शेयर जो भी शेयर जारी किए हों या प्रेफरेंशियल शेयर कोई भी हो, चूँकि टाटा ने क्या किया है, टाटा ने शेयर जारी किए हैं और शेयर के माध्यम से जब पूंजी उठाई जाती है तो वो नॉन डेट कैपिटल होती है, क्योंकि एक्चुअल में टाटा ने अपने शेयर बेचे हैं, न कि किसी से उधार लिया है। जब आप अपनी संपत्ति बेच देते हैं तो संपत्ति बेचते समय जो आपको पैसा मिलता है तो वो आपके ऊपर ऋण नहीं होता है, क्योंकि आपने अपनी संपत्ति बेची है, आपको लौटाना नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू जो पैसा उगाया जाता है या जो फंड रेजिंग की जाती है वो नॉन डेट होती है, यानी गैर ऋण कैपिटल होती है, बिना ऋण की पूंजी होती है। और जो डिपॉजिटरी रिसीट खरीदता है वो एक्चुअल में एक तरीके से इनडायरेक्टली उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाता है। यदि ये मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी, हमने एग्जांपल किसका लिया था, टाटा का, यदि ये टाटा कंपनी, ठीक, इसके माध्यम से पैसा उगा रही है ADR के, तो इसका मतलब है कि टाटा ने जिस डोमेस्टिक कस्टोडियन को शेयर दिए थे ये किसी ODB को देगी और ODB जब डिपॉजिट रिसीट जारी करेगी किसी USA के इन्वेस्टर को, राइट। तो इसके माध्यम से USA से टाटा ने पैसा ले लिया, नॉन डेट कैपिटल ले लिया, यानी गैर ऋण पूंजी उगा ली उसने। अब ऐसे ही इस डिपॉजिटरी रिसीट को अमेरिका के अलावा कहीं किसी अन्य देश में भी जारी की जा सकती है। चूँकि सबसे पहले ऐसी सुविधा ADR के थ्रू ही उपलब्ध हुई थी, यानी सबसे पहले एक ब्रिटेन की कंपनी थी JP मॉर्गन, उसने जारी किए थे ADR। इसलिए ADR सबसे पुराना डिपॉजिटरी रिसीट है जो 1927 में जारी किया गया था। फिर ADR के तर्ज पर, यानी इसका मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ अमेरिका से पैसा तो उठाना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि अन्य देशों से भी पैसा मिल जाए, इसलिए GDR भी लॉन्च कर दिया गया। अब GDR वाले जो डिपॉजिटरी रिसीट जो ODB होगा, जो GDR जारी करेगा वो विश्व के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए और विश्व का कोई भी व्यक्ति इस GDR को खरीद सकता है, क्योंकि इसका नाम ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है। यानी यदि इंडिया की कंपनी कोई पैसा उगाना चाहती है तो ADR प्लस GDR या इंटरनेशनल IDR, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, दोनों के माध्यम से पैसा या तीनों के माध्यम से पैसा उगा सकती है। इनमें कोई अंतर नहीं है, बस लिस्टिंग का अंतर है, कौन कहाँ लिस्टिंग है, लिस्टेड है कंपनी, कौन सी कंपनी, जो ODB है, क्योंकि ये ODB ही तो जारी करेगी। यानी कोई भी इंडिया की कंपनी विदेशों से पूंजी ADR, GDR या IDR के थ्रू भी उगा सकती है, राइट। लेकिन इसी तर्ज पर, GDR के तर्ज पर ही कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई USA की कंपनी है, मान लीजिए गूगल,
इस गूगल को इंडिया से पैसा चाहिए, इंडिया की मार्केट से पैसा चाहिए, तो ये क्या करेगी, गूगल अमेरिका के ही किसी कंपनी को डोमेस्टिक कस्टोडियन बनाएगी और ये डोमेस्टिक कस्टोडियन इंडिया में कोई ओडीबी होगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगी। क्यों? क्योंकि गूगल के लिए तो इंडिया विदेश है ना, ओवरसीज है, तो इसलिए गूगल अपने पहले शेयर दे देगी अमेरिका में ही जो कंपनी है या बैंक है जिसे हम डोमेस्टिक कस्टोडियन कहते हैं उसको। फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन इंडिया की एक बैंक से कांटेक्ट करेगी जिसे ओडीबी कहते हैं, और ये ओडीबी इंडिया के लोगों को रुपए में डिपॉजिट रिसीट जारी करेगी। चूँकि ये इंडिया में जारी किया जा रहा है इसलिए आईडीआर। तो कोई व्यक्ति जो अमेरिका की मार्केट में नहीं जाना चाहता तो वो इसे आईडीआर को ख़रीद सकता है और इसके थ्रू ये पैसा आईडीआर के थ्रू इस इंडिया की ओडीबी पे चला जाएगा और ये ओडीबी के माध्यम से पैसा डोमेस्टिक कस्टोडियन को चला जाएगा और डोमेस्टिक कस्टोडियन के माध्यम से ये पैसा गूगल के पास चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है जीडीआर प्लस एडीआर प्लस इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसीट के माध्यम से कोई भारतीय कंपनी पैसा विदेशों से उठाती है, जबकि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से कोई विदेशी कंपनी इंडिया की मार्केट से पैसा उठाती है। ध्यान रखें, ये जहाँ भी डिपॉजिट रिसीट जिस भी देश के लिए जारी किए जाते हैं उसी देश की मुद्रा में भुगतान होता है। जैसे यदि आईडीआर जारी कर रहा है तो इंडिया के लोग रुपए दे करके ही खरीदेंगे और रुपए में ही लाभ लेंगे। ठीक है, यदि इनके बीच में समझौता है तो हो सकता है डॉलर की बात कर लें, अदरवाइज जारी रुपए में ही किया जाएगा। यदि ये जैसे मान लीजिए जापान में जारी किया जाता है, जापान में कोई इंडिया की कंपनी जापान से उठाना चाहती है तो जापान के व्यक्ति येन में ख़रीदेगा और येन में ही, अगर कंपनी को इंडिया की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो येन में ही वो प्रॉफिट को प्राप्त करेगा। तब तक करेगा जब तक कि इनके बीच में कोई समझौता ना हो कि हम तुम्हें रुपए में भुगतान कर देंगे। तो कुल मिलाकर डिपॉजिट रिसीट क्या है? विदेशी पूंजी उगाहने के तरीके हैं जिनके माध्यम से नॉन डेट कैपिटल उगाही जाती है और ये डिपॉजिट रिसीट जारी की जाती है शेयरों की आड़ में, यानी शेयर को हम लोग एक तरीके से गिरवी समझ सकते हैं कि उस कंपनी के शेयर गिरवी रखे हैं किसके पास? डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, और डोमेस्टिक कस्टोडियन पर भरोसा करती है ओडीबी और ये ओडीबी फिर जारी करती है डिपॉजिटरी रिसीट और ऐसे पैसा उठा लिया जाता है। इस डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से क्या होता है कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि टाटा कंपनी ने एडीआर के थ्रू पैसा लिया है तो इस यूएसए के इन्वेस्टर को बिना कोई मशक्क़त किए हुए या इंडिया की मार्केट को एक्सेस किए हुए ही टाटा कंपनी में इनडायरेक्टली शेयर होल्ड कर लिए। समझ में आया इतना सा? तो ये था डिपॉजिटरी रिसीट का सिस्टम। चलिए अब हम बात करते हैं वर्डली बाई शब्दों के आधार पर बात करते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या होते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आएगा। एक डिपॉजिटरी रिसीट एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होती है, यानी उसका खरीद बिक्री की जा सकती है उस देश में जिस देश में उसे जारी किया गया है। जैसे अगर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है तो वो इंडिया की स्टॉक मार्केट में जैसे कि निफ्टी हुआ या सेंसेक्स हुआ उनमें खरीदी बेची जा सकती है। कौन? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, इशूड बाय ए बैंक, ये एक बैंक या कोई बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है जो उस देश में जिस देश में जारी कर रही है उस देश के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यूएसए की फेडरल रिजर्व बैंक है, एक फेडरल रिजर्व बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये यूएसए की सेंट्रल बैंक है, तो ये यूएसए की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी ना, तो तभी जारी करेगी ये। ठीक, और क्या है, ये क्या करती है? अगर डिपॉजिटरी रिसीट जारी की जाती है तो क्या करती है? रिप्रेजेंटिंग शेयर इन फॉरेन कंपनी, क्योंकि ये चूंकि अमेरिका में जारी की जा रही है तो अमेरिका के लिए इंडिया क्या होगा? फॉरेन। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से एक्चुअल में शेयर में हिस्सेदारी दिखाएगी ना। किसके में? हमने एग्जाम्पल लिया था टाटा की, तो टाटा क्या है? अमेरिका के लिए फॉरेन कंपनी है। तो इस फॉरेन कंपनी में ये डिपॉजिटरी रिसीट क्या दिखाएगी? उस निवेशक के हिस्सेदारी दिखाएगी, शेयर दिखाएगी। और क्या है? ये डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड ऑन
लोकल स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिस देश में जारी की है उसी देश की डोमेस्टिक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेड किया जा सकता है। और क्या है, अगली बात क्या है, ध्यान से सुने। डिपॉजिटरी रिसीट्स गिव इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू होल्ड शेयर्स इन द इक्विटी ऑफ फॉरेन कंपनी एंड गिव्स देम एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिंग ऑन एन इंटरनेशनल मार्केट। कहने का मतलब ये है कि डिपॉजिटरी रिसीट होती है वो एक विदेशी निवेशक को किसी विदेशी कंपनी में इक्विटी शेयर करने की या इक्विटी शेयर होल्ड करने का एक अवसर प्रदान कर देती है उस देश की मार्केट को एक्सेस किए बिना ही, और उसका इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि यूएसए की मार्केट भले ही डोमेस्टिक मार्केट है लेकिन है तो इंटरनेशनली, यानी पूरी दुनिया की कंपनी, उसमें काफ़ी कंपनी लिस्टेड हैं, तो क्या होगा, एक इंटरनेशनल मार्केट में वो उसका ट्रेड भी कर सकता है। और क्या है डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट निवेशकों के लिए आकर्षक होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यूएसए के कोई इन्वेस्टर है, यूएसए के किसी इन्वेस्टर ने क्या किया कि उसने इंडिया में निवेश कर रखा है एक कंपनी में पहले से ही, जैसे मान लीजिए कि टाटा में निवेश कर रखा है, ठीक है, लेकिन टाटा में डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू नहीं है, टाटा में सीधे है उसने एफडीआई लगाया है, या फिर इंडिया की मार्केट को एक्सेस करके ही उसने बॉन्ड या डिबेंचर खरीदे हैं इंडिया की मार्केट के थ्रू, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि टाटा डूब जाएगी, अगर बाई चांस टाटा डूब गई तो यूएसए के निवेशक के सारे पैसे डूब जाएंगे, तो यूएसए का वो निवेशक और क्या कर सकता है, ज़्यादा रिस्क ना, मतलब ज़्यादा रिस्क एक साथ ना आए, उस पर ज़्यादा संकट एक साथ ना टूटे, तो वो डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू भी इस दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में जैसे जियो है तो इस कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। तो एक साथ दोनों कंपनी नहीं डूब सकती, इसलिए क्या है कि उसका जो निवेश होता है, जो निवेशक का जो निवेश होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि एक टाटा में चला गया दूसरे रूट के माध्यम से, एक जियो में चला गया, ये डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से चला गया, तो क्या है कि एक साथ दोनों नहीं डूबेंगी, अगर डूबेगी तो एक ही पहले डूबेगी, कोई भी डूबेगी तो इससे क्या होता है कि निवेश, जो निवेशक का जो निवेश होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, यानी अलग अलग रास्तों पर चला जाता है, जिससे उसको घाटा होने की या दिक्कत होने की उम्मीद कम रहती है। और क्या है कि जब कोई निवेशक इंडिया की मार्केट को एक्सेस करके अगर निवेश करता है तो उसे कुछ ना कुछ इंडिया की मार्केट को फीस देनी पड़ती है, इंडिया की मार्केट को जो चलाते हैं उनको फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस सेबी के पास चली जाएगी या कोई कंपनी के थ्रू आएगा तो कंपनी के पास चली जाएगी। लेकिन अगर डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू कोई निवेश करता है तो वो अपनी ओडीबी को ही थोड़ी बहुत फीस देगा, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी कि कोई इंडिया की मार्केट को डायरेक्टली एक्सेस करके कोई शेयर खरीदे तो, ठीक है। अब इस डिपॉजिटरी रिसीट के टाइप्स, तो जैसे जिस देश में जारी की जा रही है उसी हिसाब से, अमेरिका में की जा रही है तो अमेरिकन, यूरोप में की जा रही है तो यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर लग्जमबर्ग में, जो भी यूरोप का भी कंट्री है, अलग अलग हो सकता है ये, तो यहाँ ये एलडीआर कहलाएगी। अगर पूरे ग्लोबल मार्केट में की जा रही है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अगर इंडिया की मार्केट में की जा रही है किसी विदेशी कंपनी के द्वारा तो फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कहलाएगी, ठीक। अब हम एडीआर की बात कर लेते हैं फिर से समझने के लिए। एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या एडीआर क्या है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसे यूएस की कोई बैंक जारी करती है, और इस यूएस की बैंक को हमने नाम क्या दिया था, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, यानी एक्चुअल में कंपनी कोई भी हो सकती है लेकिन हम उसे कहेंगे क्या, ओडीबी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कहेंगे उसे, ठीक है। जो क्या करती है ये ओडीबी, जो डिपॉजिटरी रिसीट जारी करती है, वो क्या दिखाती है, वो शेयर रिप्रेजेंट करती है किसी फॉरेन कंपनी में, ठीक। एडीआर का जो ट्रेड होगा वो अमेरिका के ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में होगा, चाहे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हो, नाइसे में हो, या दूसरा एक स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, या इसमें हो, यानी ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में निफ्टी, सेंसेक्स हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जो हैं, ठीक है। तो अगर एडीआर है तो एडीआर अमेरिका के ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। और क्या है कि एडीआर अगर जारी किया जा रहा है तो एडीआर को ख़रीदा भी डॉलर में ही जाएगा, और एडीआर पर जो लाभ प्राप्त होगा बाई चांस निवेशक को, कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसको डिविडेंड शेयर पर भी मिलता है, यानी लाभांश मिलता है, तो डॉलर में ही उस निवेशक को पे करना पड़ेगा, उस निवेशक को हम डॉलर में ही पैसा धन देंगे। और क्या है कि यदि कोई यूएस इन्वेस्टर है तो उसके लिए एडीआर थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि दूसरे की मार्केट में जाकर के आप अधिक फीस चुकाएंगे। और क्या है
कुछ अंतर आएगा अब एडीआर और जीडीआर में, तो वो हम अंतर थोड़ी देर में समझेंगे। एडीआर में क्या है कि कोई, जैसे एडीआर को कोई बड़ी संस्था भी खरीद सकती है और कोई एक व्यक्ति भी खरीद सकता है। यानी एडीआर को कोई एफआईआई भी खरीद सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट खरीद सकती है, या फिर कोई सिंगल व्यक्ति भी खरीद सकता है एडीआर को। ठीक है, और ये एडीआर ही सबसे पुराना डीआर है, डिपॉजिट रिसीट है, जिसे 1927 में सबसे पहले शुरू किया गया था। फिर से समझें इस प्रोसेस को। जैसे अगर कोई यूएस की बैंक या ओडीबी, इंडिया के संदर्भ में तो वो ओडीबी होगी ना, अगर कोई यूएस की बैंक एडीआर को ऑफ़र कर रही है तो वो क्या करेगी, वो शेयर परचेज करेगी उसके लिए। कहाँ? फॉरेन एक्सचेंज में। यानी इंडिया की जो डोमेस्टिक कस्टोडियन थी ना, वहाँ से वो शेयर परचेज कर लेती है। कौन? ओडीबी। तभी तो वो डिपॉजिट रिसीट इन्हीं शेयरों की दम पर जारी करेगी ना। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो ओडीबी है, ये ओडीबी क्या करती है, काफ़ी शेयर खरीद लेती है और एक इन्वेंट्री बना लेती है। इन्हीं शेयरों के आधार पर वो डिपॉजिट रिसीट जारी करेगी, क्योंकि डिपॉजिट रिसीट जारी करेगी तो उस पर प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट ओडीबी कहाँ से देगी? ये तो उन्हीं शेयरों पे देगी ना, जो शेयर इसने डोमेस्टिक कस्टोडियन से रख रखे हैं, और डोमेस्टिक कस्टोडियन ने उस कंपनी से लिए थे, अपने ही देश की कंपनी से। ठीक है, अब ये एडीआर कहाँ लिस्ट हो सकता है? या तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, नाइसे में, या अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में, अमेक्स में, या फिर नैस्डैक में, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, या फिर कभी कभी ओवर द काउंटर बेचे जाते हैं। अब ओवर द काउंटर क्या होता है? यानी जैसे कि ये जो ओडीबी होते हैं, ये जो ओडीबी होते हैं जनरली स्टॉक मार्केट में अपनी इस डिपॉजिट रिसीट को बेचते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि यूएसए की किसी बड़ी बैंक ओडीबी का काम कर रही है। ठीक है, ओडीबी का काम कर रही है, तो वो इस स्टॉक मार्केट में जाकर के अपने डीआर, डिपॉजिट रिसीट रिलीज करेगी। लेकिन मान लीजिए कि ओडीबी के रूप में कोई ऐसी कंपनी काम कर रही है जो यूएसए के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि उससे व्यक्ति कोई खरीदेगा तो वो स्टॉक मार्केट के नियमों के अनुसार नहीं होगा, वो ओवर द काउंटर है। तो ओवर द काउंटर का मतलब है कि यदि कोई अनलिस्टेड कंपनी डिपॉजिट रिसीट जारी कर रही है तो वो ओवर द काउंटर कहलाती है। अब एडीआर और जीडीआर के बीच हम लोग अंतर समझ लेते हैं। एडीआर और जीडीआर वैसे तो टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। जैसे जो एडीआर है वो जनरली यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, यानी उनकी खरीद फरोख्त कहाँ होती है? यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि उसका नाम ही एडीआर है। जबकि जीडीआर यूएसए की स्टॉक मार्केट में भी हो सकती है या फिर किसी अन्य दूसरी कंट्री की भी हो सकती है, जैसे ब्रिटेन की स्टॉक मार्केट में हो सकती है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? ग्लोबल है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट है। ठीक है, और जो इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसीट होते हैं जनरली वो यूरोपियन मार्केट के लिए जारी किए जाते हैं। यानी यदि आप यूरोपियन मार्केट के थ्रू पैसा उठाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी कंपनी, जैसे आपकी कंपनी का नाम वाई है, तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन को कहेंगे कि भाई आप हमारे शेयर रखो। फिर ये डोमेस्टिक कस्टोडियन ओडीबी को कॉन्टैक्ट करेगा और ये ओडीबी यूरोप की मार्केट में है, तो फिर ये इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करेगा, जिससे कि यूरोप की मार्केट से पैसा उठाया जा सकता है। यानी यूरोप की मार्केट से पैसा उठाने के लिए विशेषकर हम लोग आईडीआर जारी करते हैं। और क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि आई इंडिविजुअल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कोई जब बहुत बड़ी संस्था होती है तो उसे एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों ही खरीद सकते हैं किसको? एडीआर को। यानी अगर अमेरिका के कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी खरीद सकते हैं, या कोई अमेरिका की कोई बड़ी निवेश कंपनी है वो भी खरीद सकती है एडीआर को। ठीक है, लेकिन जो जीडीआर होता है, इस जीडीआर में केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही निवेश कर पाते हैं। यानी जीडीआर को कोई सिंपल व्यक्ति नहीं खरीदता, क्योंकि वो ग्लोबल टाइप की है। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट को किसी एक व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता, बड़ी कंपनी को ही बेचा जा सकता है। जैसे एडीआर क्या है, अब जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट हुई, अब इस अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट का जिसने खरीदी थी, जिस व्यक्ति ने खरीदी थी, वो चाहता है कि मुझे एडीआर नहीं चाहिए बल्कि मुझे तो शेयर चाहिए। ठीक है, तो ओडीबी क्या करेगी? ओडीबी उसे शेयर थमा सकती है। किसको?
जिसने ADR ख़रीदा है, और फिर ये जिसने ADR ख़रीदा है वो इस शेयर को, इक्विटी शेयर को वापस ODB को कर सकता है और ADR ले सकता है। यानी कि ADR का इक्विटी शेयर में चेंज हो सकता है और इक्विटी शेयर फिर से ADR में चेंज हो सकता है, लेकिन GDR में नहीं होता ऐसा। GDR में यदि एक बार इक्विटी शेयर में चेंज हो गया, यानी यदि किसी व्यक्ति ने किसी FII ने GDR ख़रीदा था और उसने वो इक्विटी शेयर में चेंज कर लिया है, तो फिर से इक्विटी शेयर वो GDR में चेंज नहीं होगा। ठीक। और ADR तुलनात्मक रूप से अधिक तरल है, GDR कम तरल है। यानी ADR को ख़रीदने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, जबकि GDR को ख़रीदने वाले कम मिलते हैं। इसलिए यदि आपने ADR ख़रीदा है तो आप किसी दूसरे को बेच सकते हैं। तरलता का मतलब क्या है, आप कितनी जल्दी उसे डॉलर या रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ADR खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ADR बहुत जल्दी बेची जा सकती है किसी दूसरे को, तो आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन GDR खरीदने वाले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि GDR खरीदने वाले FII होते हैं, बड़ी बड़ी निवेश संस्थाएं होती हैं। तो बड़ी बड़ी निवेश संस्थाएं बहुत जल्दी ही न तो बेच पाती हैं ना खरीद पाती हैं। इसलिए ADR अधिक लिक्विड होता है, अधिक तरल होता है। तरल मतलब बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। और क्या है, जो व्यक्ति ADR या GDR खरीदता है, जैसे जनरली क्या होता है कि जब कोई कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसे वोटिंग राइट मिलते हैं। यदि वो इक्विटी शेयर खरीद रहा है तो वोटिंग राइट मिल जाते हैं। हालांकि ADR और GDR इन्हीं शेयरों के दम पर जारी किए जाते हैं। ADR और GDR इन्हीं शेयरों की दम पर जारी किए जाते हैं, शेयरों की आड़ में ही जारी किए जाते हैं। लेकिन ADR और GDR खरीदने वाले को वोटिंग राइट कंपनी में नहीं मिलता। जैसे टाटा कंपनी ने रिलीज़ करवाए थे, क्या ADR जारी करवाए थे, तो इसने पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन को शेयर बेचे होंगे, शेयर रखे होंगे इसके यहाँ। फिर इसने क्या किया, इसने ये डोमेस्टिक कस्टोडियन से इस ODB ने शेयर खरीदे। फिर ये शेयर कहाँ गए, ADR और GDR के रूप में या ADR के रूप में रिलीज़ किए गए। ठीक है। तो एक्चुअल में इस ADR वाले को कंपनी के, इस टाटा कंपनी में जो होगा वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बल्कि वोटिंग राइट एक्चुअल में इस ODB को मिलेगा, क्योंकि इस ODB ने जो शेयर टाटा से खरीदे हैं वो इस डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास रख रखे हैं। तो एक्चुअल में शेयर खरीदे किसने हैं विदेश में, ODB ने खरीदे ना, क्योंकि ODB तो अपने बिहाफ पर ADR जारी कर रही है। शेयरों की दम पर ही कर रही बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से कर रही है। तो एक्चुअल में ऐसी स्थिति में ADR और GDR जारी होता है, तब वोटिंग राइट उस ODB को मिलता है जो इनको जारी कर रही है। अब ODB से कोई GDR या ADR खरीदता है तो ये डिपेंड करता है इस ODB के ऊपर कि इस खरीदने वाले को वो वोटिंग राइट देती है या नहीं। ठीक। और क्या है कि ADR और GDR नॉन डेट कैपिटल हैं, ये बात ध्यान रखें, नॉन डेट कैपिटल हैं, यानी ये ऋण नहीं है एक्चुअल में, बल्कि शेयरों के बदले पूंजी मिली है आपको, नॉन डेट कैपिटल है। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में ADR और GDR से जब भी कोई निवेश करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी FII ने निवेश किया ADR के थ्रू, यानी इंडिया की मार्केट में सीधे एक्सेस नहीं किया, उसने ADR खरीदा, कहाँ से खरीदा, अपने ही देश की ODB से, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने डोमेस्टिक कस्टोडियन के थ्रू टाटा कंपनी से शेयर खरीदे थे। ठीक है। तो ये FII, अगर ये FII निवेश करता है ADR के थ्रू, मान लीजिए कि इसने कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए, पूरे के पूरे शेयर इसी ने खरीद लिए, तो क्या हुआ, ये हुआ कि एक्चुअल में पूरा का पूरा विदेशी निवेश कितना हो गया, 100% हो गया उस कंपनी में। और मान लीजिए कि उस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर में जो निवेश है, जैसे बैंक, कोई किसी बैंक है, जैसे SBI है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ SBI का, जैसे SBI है, SBI ने शेयर बेचे किसको, ODB को, किसके थ्रू, एक्चुअल में SBI ODB को शेयर बेच देता है, और ये ODB क्या करता है, डोमेस्टिक कस्टोडियन को शेयर रखने को कहता है कि भाई तुम अपने पास रखो। ठीक है। या फिर SBI डोमेस्टिक कस्टोडियन को कहता है कि तुम भाई इनको किसी को बेचो। ठीक है। तो एक्चुअल में SBI से खरीदे किसने, ODB ने, ODB ने ADR जारी किया, और इस ADR वाले ने इतने ADR खरीद लिए कि SBI में 90% ADR खरीद लिया, यानी SBI का 90% शेयर इस ADR के पास पहुंच गया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो FDI है वो 74% अलाउ है सिर्फ, यानी आप SBI के सिर्फ 74% शेयर खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ADR और GDR के थ्रू जो पैसा आएगा, ADR या GDR के थ्रू पैसा आएगा, या डिपॉजिट रिसीट के थ्रू जो पैसा आएगा इंडिया में, उसे FDI पॉलिसी के नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि ADR और GDR के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितनी उस क्षेत्र में FDI लिमिट है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में
आप किसी बैंकिंग कंपनी में, यदि आप विदेशी हैं, यदि आप अमेरिका के हैं, तो बैंकिंग कंपनी में उस बैंक के सिर्फ 74% शेयर ही आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यदि एडीआर और जीडीआर के थ्रू यदि बैंकिंग ये पैसा लेती है तो ये 74% ज़्यादा नहीं ले सकती। अगर लेगी तो एफडीआई पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन, फेमा के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिलायंस ऐसी पहली कंपनी थी जिसने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू पैसा लिया था मई 1992 में। भारत की पहली कंपनी थी। ठीक है, और एक बात और है, एक बात क्या है, एक यहाँ एक चीज़ रह गई थी, वो देखें। वो ये है कि जीडीआर के थ्रू सबसे पहले पैसा किसने लिया था? रिलायंस ने। जबकि एडीआर के थ्रू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू जो पैसा लिया था सबसे पहले, वो लिया था इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने। यानी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी सबसे पहले इसने पैसा लिया था। तो ये फैक्ट ज़रा ध्यान रखें। हमने डिफरेंस देख लिया एडीआर जीडीआर के बीच में। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे भारत सरकार ने क्या कहा था। पहले अगर कोई इंडिया की कंपनी एडीआर या जीडीआर के थ्रू पैसा लेना चाहती है तो 19 जनवरी 2000 से पहले उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी कि हम पैसा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन 19 जनवरी 2000 के बाद गवर्नमेंट ने छूट दे दी है कि कोई भी कंपनी हमसे बिना पूछे एडीआर या जीडीआर के थ्रू पैसा ले सकती है, बशर्ते कि वो एफडीआई के नियमों का पालन करते रहे। ठीक है, अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से कोई विदेशी कंपनी इंडिया से पैसा उठाती है, इंडिया की मार्केट से। ठीक है, और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट किस में डिनोमिनेटेड होंगे? वो इंडियन रुपीज़ में। डिनोमिनेटेड का मतलब है, अगर हम कहें कि कोई बॉन्ड या कोई शेयर इंडिया के रुपये में डिनोमिनेटेड है तो इसका मतलब है कि वो इंडिया के रुपए में ही खरीदा जाएगा। यदि वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, इसका मतलब है वो उसे डॉलर में ही खरीदा जाएगा। जैसे मसाला बॉन्ड है, तो मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड है। यानी इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति मसाला बॉन्ड खरीदना चाहता है तो उसे वो रुपए में खरीदना होगा। यानी खरीदने वाले को रुपए पे करने होंगे उसको जो मसाला बॉन्ड बेच रहा है। ठीक है, और क्या है? यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू कोई विदेशी कंपनी ही पैसा उठाती है। और आईडीआर की ट्रेडिंग भी कहाँ होगी? इंडिया की ही किसी स्टॉक मार्केट में, चाहे तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट में या फिर नेशनल स्टॉक मार्केट में। ठीक, और जो आईडीआर है एक तरीके से वो क्या है? वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट का ही वर्जन है, एक तरीके से इंडियन संस्करण है। ठीक, और स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड पीएलसी पहली विदेशी कंपनी थी जिसने आईडीआर के थ्रू इंडिया की मार्केट से पैसा उठाया था। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आज हम लोगों ने क्या देखा कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती हैं, एडीआर क्या होती है, जीडीआर क्या होती है और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, कैसे काम करती है, कस्टोडियन क्या है, डोमेस्टिक कस्टोडियन क्या होता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या होती हैं, वो सब चक्कर ऐसे चलता रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।